डियर स्टूडेंट, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 9.1 को। और आपको पता होगा कि हमने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज ये क्लास हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 तक। और ये पूरा अभ्यास आज क्लियर होगा हमारे लिए, ठीक है। तो आप बने रहो अंत तक। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सीधे क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखो, आप क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के ऑनमर कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। ये है इसमें कहने का मतलब कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। तो हम ये बनाते हैं कि पहले एक शिखर देख लेते हैं कि 75 मीटर ऊंची शिखर है। तो हम यहाँ से एक सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे, क्योंकि चित्र ही बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे आप बनाते जाओ। ये हमने मान लिया कि 75 मीटर ऊंची है, कि ये लाइट हाउस है, ठीक है। ये कितने मीटर ऊंची है? 75 मीटर। ये टोटल हमारी 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस बन गई। अब यहाँ से आपको समझना है, फिर आगे उन्होंने क्या कहा था? 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के ऑनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। अब समुद्री जहाज़ों पर तो देखो, यहाँ पर पहले हम क्या बना लेते हैं? ज़मीन, ठीक है। यहाँ पानी भरा होगा, समुद्र है मान लो यहाँ पर। अब यहाँ पर दो जहाज है हमारे पास। कितने? दो जहाज। मान लेते हैं कि एक यहाँ आगे पढ़ेंगे तो देखो उसमें क्या भी रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब ये लाइट हाउस के एक ही ओर, तो इधर की ही ओर या मानो उधर की ओर चाहिए, चाहे ये लाइन उधर बना लेते हैं आप, चाहे इधर बना लो। कह रहे हैं एक ही ओर दोनों जहाज। तो मान लेते हैं कि एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज इसके पीछे है, तो यहाँ पर होगा कहीं पर, ठीक है। तो दो जहाज हो गए हमारे पास। इस तरह ये दोनों जहाज हमारे पास देखने को मिल जाएंगे। अब वहाँ से हम पढ़ेंगे कि जब कह रहे थे कि दो समुद्री जहाज़ों के ऑनमर कोण 30 अंश और 45 अंश, जब भी कभी ऑनमर कहे, आप देखो खड़े कहाँ पर हैं हम? यहाँ पर अगर कोई खड़ा है तो यहाँ से देखेगा तो कैसे देखेगा? यहाँ से नीचे की ओर देखेगा। और जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे की ओर देखे तो ऑनमर कोण ही तो बनता है। इस वजह से उन्होंने कहा है ऑनमर कोण। ऑनमर कोण दर्शाने के लिए पहले एक क्षैतिज रेखा भी खींचते हैं, ठीक है। ये हमने खींच दी। अब आपको दर्शाना है, पहले का कितना दे रहे हैं? 30 अंश, और दूसरे का कोण 45 अंश है। मान लो कि ये पहला जहाज है, तो इसकी यहाँ से अगर हम लाइन खींच कर देखें तो जो ऑनमर कोण है वो कितना दर्शाया जा रहा है? 45 अंश, सॉरी 30 अंश है। तो ये वाला कोण, ये ऑनमर कोण कहलाता है। ऊपर से दर्शाना कोणों को, तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए? ऑनमर कोण। ये कितना है? 30 अंश। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखो गौर से कि ये क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है, ठीक है। और ये एक तिर्यक लाइन काट रही है। अगर ये दोनों समांतर हो गई लाइनें और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण भी कितना हमें मिल जाएगा? 30 अंश, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरे वाला है, तो वहां से अगर हम ऑनमन कोण बनाते हैं तो वो हमारा बनता है 45 अंश क्वेश्चन के अनुसार। तो अब ये देखो, ये लाइन कहाँ है? यहाँ से। तो इस क्षैतिज रेखा से इस लाइन के बीच का कोण कितना है? 45 अंश। तो यहाँ से हम दर्शाते हैं यू। ये हमारे पास कितना हो गया? 45 अंश। ये आपको भी ऐसे ही दर्शाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जैसे कहता है वैसे दिखाना होता है। ऑनमन कोणों को ऊपर और उन्नयन कोणों को नीचे से। तो ऑनमन कोणों के लिए देखो, जो ऊपर बनते हैं वो नीचे बनते हैं, लेकिन आपको ये दिखाना जरूरी है। तो ये कोण आप कितना बनेगा? 45 अंश। ये बात हो गई हमारे लिए, ठीक है। ये चित्र पूरा क्लियर हो जाता है। फिर आगे हमसे क्या कह रहे थे कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, एक जहाज, ये दूसरा जहाज, ठीक है, जहाज के पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप समझो कि एक जहाज यहाँ खड़ा है, एक जहाज यहाँ, तो इसके बीच की दूरी यही तो होगी। तो ये हमें दूरी निकालनी है, और इस दूरी को निकालना है तो हम क्या मान लेंगे? इसकी दूरी कितनी है दोनों जहाजों के बीच की? x। ये हम दूरी मान लेंगे। अभी हमें ये दूरी भी तो नहीं पता है, तो इस दूरी को हम मान लेते हैं y, क्योंकि ज़रूरत दोनों की पड़ती है। यहाँ से मान लेंगे y। ज़रूरत किसकी? निकालना किसको? हमें x को। ये दूरी ये हमें पता नहीं, ये काम आएगी, इस वजह से हमने इसे क्या माना? y। अब इसके नाम दे देते हैं। इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, और ये वाला पॉइंट d। ये बन गया हमारा एक पूरा क्लियर चित्र। आप फिर से एक बार समझ लो कि ये जल्दी से देखो, लाइट हाउस का एक हमारे पास ये लाइट हाउस है, ठीक है। इस लाइट हाउस के शिखर से कितने मीटर ऊंची है? 75 सेंटीमीटर, 75 मीटर। तो यहाँ पर एक कोई आदमी खड़ा है, यहाँ से दो जहाज़ों को देखना चाहता है जो कि समुद्र में तैर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक जहाज, दोनों जहाज इस लाइट हाउस के एक ही ओर है। तो देखो ये दोनों हमने कर दिया। ये ऐसे क्यों किए? क्योंकि उसमें आगे कहा गया था कि दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे, ये यहाँ तो उसके पीछे जस्ट होगा। कह रहे हैं जो पहले जहाज है उसको अगर देखते हैं तो 30 अंश का कोण बनाता है ऑनमन वाला, तो हमने 30 अंश बना दिया। फिर कह रहे हैं अगर दूसरे को देखते हैं तो वो ऑनमन कोण कितने अंश बना रहा है? 45। यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, कितना बना रहा है? 45। वही इधर कर दिया, ठीक है। ये चित्र पूरा बन गया। अब हमें कह रहे थे कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालो, वो x हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम देखो इसे करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे आप देखो। त्रिभुज हम लेंगे कौन सा? ABC। हम लेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में,
त्रिभुज ए बी सी में, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 13वां है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 13वां है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में अगर आप लेते हो तो ये लंब पता है, आधार पता करना है, ए बी सी यहीं से खत्म हो गया, अब इधर की बात नहीं होगी। तो लंब पता है, आधार पता करना है, तो लंब और आधार में संबंध किसका होता है, टैन का। तो टैन अगर हम लगाएं तो सी लिखना चाहें, ये कोण कितना कौन सा है, सी वाला है कोण 45, तो सी लिखना चाहो तो सी लिख दो, कितना आएगा लंब बटे आधार। तो टैन सी या थीटा कुछ भी मान लो, सीधे थीटा मान लो, अगर आपको दिक्कत हो थीटा की जगह पे कितना रखोगे 45 अंश। लंब की वैल्यू कितनी है 75, आधार की वैल्यू कितनी है वाई। टेन 45 अंश का मान होता है 1 और 75 बटे वाई। वाई का गुणा इधर होगा क्योंकि बटे में इधर रहता है गुणा, तो वाई का 1 में करोगे तो वाई आ जाएगा, इधर 75। ये हमें मिल गया कि वाई की जो है दूरी वो कितनी है 75, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 75, इसे समीकरण 1 भी मान लो। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे इस त्रिभुज के लिए ए बी डी के लिए, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में तो क्या लिखोगे, फिर से इसमें देखो टैन थीटा लगाना होगा आपको, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका फार्मूला लगाएंगे। इस बार थीटा कितना है आपके पास, ये वाला है 30 अंश, तो टैन 30 अंश बराबर लंब तो सीधा है वही 75 है, और जो आधार है इस बार वो कितना होगा, देखो ए बी डी मतलब ए से डी तक जा रहे हो, तो ए से डी तक की दूरी कितनी होगी, एक्स ये और वाई ये, टोटल कितना एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से यहाँ तक की जब हम दूरी लेंगे वो कितनी लेंगे, एक्स प्लस वाई लेंगे, एक्स प्लस वाई, ये होगी हमारी दूरी। ठीक है, तो ये आधार की जगह पे कितना आएगा एक्स प्लस वाई, ये हमने पुट कर दिया। टैन 30 अंश का मान होता है 1/√3, इधर कितना आएगा 75 और बटे में एक्स प्लस वाई, इतना बन गया। फिर आगे देखो तो इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर, एक्स प्लस वाई का 1 में करो तो एक्स प्लस वाई ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 में जितने से गुणा करते हो वही मिल जाता है। इधर गुणा करोगे इसका जब √3 का 75 में, तो कितना आएगा 75√3 आ जाएगा, यही तो आएगा हमारे पास, क्योंकि ये परिमेय ये परिमेय साथ में बस आ जाते हैं। इसके बाद ये समीकरण दूसरा। अब यहाँ से आपको देखना है कि ये y का मान हटाना है, क्योंकि हमें निकालना है किसकी वैल्यू x की, तो इस y का मान ये रख सकते हैं 75। तो आप क्या कहोगे कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, मान समीकरण 2 में रखने पर ये हम लिख देते हैं और रखेंगे। अब देखो ये x अपनी जगह पे है, y की जगह पे हमने कितना कर दिया 75। ठीक है, क्योंकि y है था, यहाँ पर कितना आएगा 75√3 आ गया, 75√3। अब देखो इस x का मान निकालना है तो इसको उधर भेजना होगा हमें, तो x बराबर कितना आएगा, ये 75√3 अपनी जगह पे है और ये प्लस का इधर आया होगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखो तो इसमें भी 75 इसमें भी 75, 75 कॉमन कर लिया जाए, इससे क्या बचेगा √3 और इससे माइनस का 1 बन गया। तो x बराबर यही हमारे पास आंसर ही है, क्योंकि x की ही तो वैल्यू निकालनी थी और x सीधे निकल आया। अब इसे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर कहता कि √3 की वैल्यू रखो तो फिर हम रख के आगे बात करते, अभी नहीं कह रहा है, तो बस यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको बस ये याद रखना है, यहाँ से शुरू होता है पहला क्वेश्चन है जो कि ऑनमन कोड दिया गया है इसमें, तो आपको याद रखना है ऑनमन कोड ऊपर दर्शाया भी जाता है, फिर इसके बाद नीचे दर्शा देंगे और हल कर देंगे सीधे। अब इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो एक चित्र बनाया गया है। ठीक है, और उस चित्र के अनुसार हमें सारे काम करना है। तो पहले मैं एक चित्र बना लेता हूँ, फिर इसके बाद सारे काम करते हैं। ठीक है, पहले तो एक बात समझ लो कि उसमें दिया गया है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। ठीक है, तो हम पहले एक लड़की बना लेते हैं। यहाँ पर जैसा चित्र पूरा बना है, मैं एक चित्र बना लेता हूँ पहले, यहाँ से बना देते हैं 1.2 मीटर लंबी लड़की है। ये मान लेते हैं कि ये एक लड़की है हमारे पास। ठीक है, ये लो, ये है हमारे पास एक लड़की। अब ये कितने मीटर है 1.2 मीटर, तो ये 1.2 हमने कर दिया, यहाँ तक कि ये ऊंचाई हो गई, ये 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। अब यहाँ से आगे बात कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे थे कि भूमि से लड़की 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो क्षैतिज रेखा, तो पहले हम ये इसे इस लड़की को इस सिरे से सीधे क्षैतिज रूप में बना देते हैं, ऐसे चलेगी ऐसे, ये बिल्कुल सीधी रेखा, और ये ज़मीन वाली भी बना देते हैं, क्लियर हो जाए सही से। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सही से समझना है। देखो वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, कितने ऊपर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर तो हम उड़ा देते हैं, देखो उसमें लगा भी है, बना है चित्र पूरा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से बना दे, बन जाएगा इतने में। ठीक है, ये है। और यहाँ पर क्या है, एक गुब्बारा है हमारे पास, तो ये गुब्बारा हम बना देते हैं। ठीक है, ये गुब्बारा है हमारे पास, और ये कितने मीटर ऊंचाई पर है, तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर।
88.2 मीटर। यहाँ से इस ज़मीन से टोटल इस गुब्बारे की जहाँ उड़ रहा है यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 88.2 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास है एक गुब्बारा। अब आगे की बात करते हैं हम, और यहाँ से आगे कोण भी बना रहा है कि ये वाला कोण कितने अंश का बना रहा है? टोटल 60 अंश आँख से। ठीक है, ज़मीन से नहीं बना देना, क्योंकि कोण कहाँ से बनता है? जहाँ से वस्तु देखी जाती है, तो आँख से देखी जाती है, तो यहाँ पर बन रहा है कोण। ये वाला कोण हमारा कितने अंश का बन रहा होगा? 60 अंश का। ये कोण कितना बन रहा है? टोटल 60 अंश का। ठीक है, यही गुब्बारा थोड़ी दूर पर एक बन रहा है, और उसकी कितना दिखा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ से ये वही गुब्बारा है और आगे की ओर बढ़ चुका है, तो ये पूरा यहाँ तक आ गया। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ होगा कि यहाँ से भाई अब आगे बढ़ता ही रहेगा, तो ये यहाँ पहुँच गया है। और इस स्थिति में जो बन रहा है गुब्बारा, पहले बना दे फिर आगे की बात करते हैं। ये गुब्बारा यहाँ हमने पहुँचा दिया, और ये वही गुब्बारा है। तो दोनों की अगर ऊंचाई देखें तो 88.2 मीटर ही होगी। 88.2 मीटर दोनों की। यहाँ से अब हम बात करेंगे आगे कि यहाँ से जो ये कोण बन रहा है इस गुब्बारे का, यहाँ से आग से कितना उन्नयन कोण बन रहा है? तो वो बन रहा है हमारे लिए 30 अंश का, ये वाला। ठीक है, ये कहाँ है? इस लाइन से बन रहा है, इस वाली लाइन से। तो ये कोण कितना बन रहा है हमारे लिए? तो 30 अंश का बन रहा है। ठीक है, ये पूरा एक चित्र बना हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें निकालनी है जो क्वेश्चन में कहे। अब आप क्वेश्चन देख रहे होगे तो उसमें कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। ठीक है, 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से, किसी भी क्षण मतलब जिस समय वो देख रही होगी, किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश था। जब यहाँ पर था तो 60 अंश था। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कुछ समय बाद, कुछ समय हुआ होगा जब ये गुब्बारा वहां पहुंच गया अपना उड़ कर, तो कह रहे हैं कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तय की गई दूरी बताओ, मतलब गुब्बारा यहाँ पर था इस स्थिति पे, यहीं से देखा था उसने, तो इसकी सीधी रेखा पर कहाँ पे? यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पहुँच गया, तो अब इसकी दूरी बताओ यहाँ से यहाँ तक की, ये हमें बात करनी है। ठीक है, अब ये लंबी लड़की है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से गुब्बारे का जमीन से टोटल ऊंचाई कितनी है? 88.2। हम ये कहते हैं इतनी ज़मीन हमें पता है 1.2 मीटर, तो टोटल इतनी कितनी बची होगी? तो 88 में से 1.2 घटा दोगे, इस 88.2 में से इस 1.2 को घटा दो, तो ये टोटल कितनी बचेगी? 87 सिर्फ कितनी बचेगी? 87। तो अगर हम ये कहाँ तक की दूरी है, देखो ये इस वाली दूरी की हम बात करते हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की है टोटल दूरी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की, सॉरी यहाँ तक की बात करें, इस जगह तक की। ठीक है, ये यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी आएगी? देखो 88.2 में से ये 1.2 घटा दो, क्योंकि ये भी तो 1.2 ही होगा इतना। अब 1.2 ये 88.2 में घटाओ तो ये कितना बचेगा? 87। तो ये कितना है? 87 मीटर। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ठीक वैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? 87 सिर्फ 87 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी? ये भी 87 मीटर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब आपके सारे चित्र बन गए। अब हमें, क्योंकि देखो ये हमने इसको हटाया क्यों है? क्योंकि देखो ये लड़की है, आँख से बन रही है, तो जहाँ से कोण बनते वहीं से हमें सारी ज़रूरत होती है त्रिभुजों की, नीचे कोई ज़रूरत नहीं होती। अब आप नाम दे दो, ये इसे ए नाम दे दो, इसे बी दे दो, इस पॉइंट को सी नाम दे दो, और इसे नाम डी दे दो, और इसको नाम ई दे दो। ये बन गए सारे। ठीक है, अब दो त्रिभुज आप गौर से देखो, ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज, दूसरा सी डी ई, ये छोटा सा त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गए। अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों से हमें काम करना है। हमें निकालना कौन सी दूरी है? डी से ए तक की दूरी, डी से ए तक की दूरी, ये दूरी हमें निकालना है। तो इस दूरी को हम नाम ले लेते हैं एक्स, और जबकि ये दूरी जरूरत पड़ेगी तो इस दूरी का नाम हम कितना देंगे? वाई। इस दूरी का नाम वाई दे देंगे कि ये हमें काम करेंगे। जस्ट पीछे वाले की तरह है। ठीक है, जैसे अभी हमने दूरी दोनों रखी थी, ठीक वैसे ही इसमें भी रखेंगे, क्योंकि ज़रूरत इनमें भी पड़ेगी। अब आप देखो त्रिभुज हम ले रहे हैं ए बी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में लेते हैं ए बी सी। तो इसमें देखो ये हमें लंब पता है और ये आधार पता करना है। आधार तो पता नहीं है, उसकी जगह पे देखो यहाँ से ए से सी तक आए तो ए से सी तक कितनी? वाई ये एक्स, ये टोटल एक्स प्लस वाई रखेंगे हम। ठीक है, आधार की जगह पे तो tan थीटा का ही फार्मूले लगेगा, और क्या होगा? लंब बटे आधार।
तो यहाँ से tan थीटा कितना है इस समय, तो ये वाला हमें कोण देखना है सी वाला, तो सी वाला पे कोण ये रेखा है, तो ये कितने अंश का कोण बना दे 30 अंश का, तो यहाँ पर हम रख देंगे 30 अंश बराबर लंब की जगह पे कितना रखेंगे 87 रखेंगे, ठीक है। आधार की जगह पे तो x प्लस वाई कर देंगे। यहाँ से देखो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, आगे कितना आएगा 87 बटे में x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का इधर गुणा होगा एक में, तो x प्लस वाई ही आएगा, और 87 के √3 में करोगे तो 87√3 आ जाएगा। समीकरण बना हमारा 1। अब त्रिभुज हम लेंगे CDE वाला, क्या लेंगे त्रिभुज CDE में। अब इसमें भी फिर से tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, ये वाला हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज CDE में। यहाँ से क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ही होगा। थीटा इस बार कितना है CDE, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच कितना अंश का कोण बना था 60 अंश, तो थीटा कितना लेंगे 60 अंश। लंब की वैल्यू कितनी है 87 है, आधार कितना है CD ले रहे हो, तो CD कितना है y है, तो बटे में y। इसका मान कितना होगा √3, 60 अंश का मान √3, 87 बटे y यहाँ से। अब ये अगर हम इसे इधर भेजें तो ये कितना आएगा √3y बराबर 87, लेकिन हमें यहाँ से क्या करना है y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना आएगा √3 को इधर भेज दो, 87 बटे में √3, समीकरण नंबर दूसरा। अब आप गौर से देखो कि हमें निकालना क्या था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब x का मान निकालना है, तो हम क्या करें यहाँ पर y को हटा दें यहाँ से किसी भी तरह, तो y का मान जैसे ही हटेगा तो x बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखोगे तो यहाँ गणित का अच्छा यहाँ गणित का होगा भाई, ये x बचेगा तो x का ही तो मान निकलेगा, तो क्या लिखोगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, फिर यहाँ पर x आएगा प्लस y की जगह पे कितना रखेंगे 87 बटे में √3 बराबर यहाँ पर कितना आएगा 87√3। अब देखो यहाँ से आप गौर करो कि x बराबर कितना आएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 87√3 ये अपनी जगह पे, ये जाएगा उधर माइनस का, तो माइनस का 87 बटे √3 ये हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर कितना आएगा, देखो आप गौर से कि इस रूट इसका बटे में 1 मान सकते हैं, और इसका गुणा इधर करेंगे इसका गुणा इधर, तो आप पहले तो देख लो अगर ऐसे करना चाहो 87 में तो सीधे 87 कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा इससे √3 बटे में 1 बचेगा, तो √3 बटे में 1 मान लो, माइनस इससे क्या बचेगा ऊपर 1 बचेगा क्योंकि कॉमन कर लिया 87 बटे में कितना आएगा √3। अब यहाँ से आप एक बार और देखो कि x बराबर कितना है 87, अब यहाँ से एलसीएम आएगा इसका √3, कितना आएगा √3, क्योंकि 1 का और √3 का कितना आएगा √3 ही आएगा। अब यहाँ से आप देखो √3 का गुणा इधर 1 का गुणा इधर, √3 का √3 में तो 3 आएगा, माइनस 1 का 1 में तो 1 आएगा। अब यहाँ से देखो ये आएगा x बराबर, इसके बाद यहाँ से x बराबर ये 87 अपनी जगह पे है, अंदर देखो कितना बच रहा है 3 में 1 गए 2 बचे, और बटे में कितना आएगा √3, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, ये हम क्या करें 2 7 14 के 4 हासिल आए 1, 2 8 16 1 17 174 बटे में कितना आ गया √3। अब क्या करो परिमेयकरण कर दो, √3 से गुणा √3 से भाग, तो यहाँ पर कितना आएगा x बराबर, इसका गुणा करोगे तो 174√3 और बटे में √3 का √3 में तो 3, अब भाग कर देना है बस इसमें, तो 3 देखो 3 बचे 15, कितने बचेंगे 17 है तो 15 तक पहुँच गए, तो 2 बचे 2 और 4 मिलकर 24, तो 3 8 24 58√3 कितना आएगा 58√3 मीटर, यही है हमारी दूरी। तो x बराबर टोटल हमारे पास कितनी आ गई 58√3 मीटर। ये हुआ किसका मतलब कि इस जहाज और इस जहाज दोनों के बीच की जो दूरी है वो 58√3 मीटर है। यही है इस क्वेश्चन का हमारे आंसर। बस आपको इसमें एक काम ये करना है, फिर से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो लड़की है ना, जितनी ऊंचाई की लड़की होती है या पेडिस्टल होता है या कोई भी चीज़ हो, आपने देखा होगा कि उसकी दूरी को हम नहीं मापते हैं। क्यों नहीं मापते हो, क्योंकि लड़की जब खड़ी होगी तो हाथ से कोण बनता है, हमें ज़रूरत त्रिभुज कहाँ होती है जहाँ से कोण शुरू होते हैं, तो कोण यहाँ से शुरू हो रहे हैं ना, यहाँ से तो नहीं। इस पूरी दूरी में से इस लड़की की दूरी को हम घटा देते हैं, फिर सारे काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक राजमार्ग है, राजमार्ग का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, पाथ। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो पहले हम एक मीनार बनाते हैं और सारी बातें बाद में करेंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। ये आप सपोज कर लो कि मेरे पास एक ये मीनार बनने वाली है, ठीक है, ये हम बना लेते हैं एक मीनार। ये हमारे पास क्या होगा, एक मीनार बना लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि समझाने के लिए अच्छा होगा। ये बन गई अब हमारे पास एक मीनार।
अब आप समझो कि अगर मीनार ये है हमारे पास, तो इसका ये पाद बिंदु कहलाता है ज़मीन वाला, और ये क्या कहलाता है, शिखर बिंदु। तो एक राजमार्ग है वो सीधे मीनार के पाद तक जाता है, मतलब यहाँ से कोई रास्ता है ऐसे, या इधर से समझो या इधर से समझो, आपकी मर्जी जिधर से बनाना चाहो। तो ये हम तो इधर से ही बनाते हैं कि यहाँ से क्या है, एक राजमार्ग है जो कि यहाँ तक जा रहा है, इसके पाद तक, तो पहुँचा दिया हमने पाद तक। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि ये राजमार्ग है और ये मीनार के पाद तक जाता है। फिर आगे पढ़ेंगे कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के औनमन कोण पर देखता है। मतलब यहाँ पर जो राजमार्ग है वहाँ पर एक कार है, वहाँ पर क्या है, एक कार है, यहाँ पर क्या है, एक कार। तो मान लो कि ये हमारे पास एक थोड़ा सा कार बना देते हैं, ये मानो आपकी कार है मेरे पास। ठीक है, अब ये कार है और ये कार क्या कर रहा है कि यहाँ से एक आदमी यहाँ पर जो खड़ा है, यहाँ पर शिखर पे एक आदमी खड़ा है और वो इसको 30 अंश के औनमन कोण पर देखता है। औनमन कोण बनाने के लिए आपको पता है कि पहले एक क्षैतिज रेखा बनानी होती है। तो ये लो हम बना देते हैं एक क्षैतिज रेखा, बना दिया। जैसे ही क्षैतिज रेखा बन जाए, अब आपको समझना है कि ये जो यहाँ पर खड़ा आदमी है, ये आदमी क्या करता है कि इसको देखता है, इसको देखता है इस कार को, और देखने के बाद पता करता है कि उसे हमें ये कार 30 अंश के औनमन कोण पर दिखती है। तो आप तुरंत इसे बनाओगे, मिला दिया, और ये औनमन कोण तो ऊपर पहले दर्शाया जाता है, तो 30 अंश के औनमन कोण पर दर्शा दिया। ठीक है, ये कोण 30 अंश है तो ये भी होगा, क्योंकि एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। ये 30 अंश हो गया। फिर आगे बढ़ो, अब कह रहे हैं कि कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चला जाता है। ये कार ठीक इधर की ओर एक समान चाल से चली जाती है। फिर आगे कह रहा है 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। आप ये समझो कि जैसे ही 6 सेकंड हो गए तो कुछ ना कुछ तो इधर की ओर आ गई होगी, जबकि इधर की ओर आ रही, तो मान लो कि वो कार यहाँ पहुँच चुकी है। अब ये कार हमारी यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गई। तो अब यहाँ से आपको समझना है कि ये कार जैसे यहाँ पहुँची होगी तो क्या होगा कि यहाँ से अब इसका जो कार का अनुमान कोण दिखाई दे रहा था, उस जो आदमी खड़ा था शिखर पर, उसका कोण अब 60 अंश हो जाता है। कितने अंश हो जाता है, 60 अंश। तो ये आदमी को इस रेखा से दिख रहा है, तो इसको यहाँ से मिला देना, और ये कितना बनेगा, 60 अंश। तो ये वाला कितना बनेगा हमारे लिए, 60 अंश बना गया। ठीक है, इस तरह से हमने चित्र बना लिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से मान लो कि ये पॉइंट कौन सा है, ए, इस पॉइंट का नाम दे दो बी, इस पॉइंट का नाम दे दो सी, और इस पॉइंट का नाम दे दो डी। अब बात समझो, ए से डी तक आने में उसने कितने समय लिया था, 6 सेकंड। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ से यहाँ कितने सेकंड पे गया था, 6 सेकंड में। ये आपको याद रखना है। यहाँ से ए से डी तक ये ऐसे शुरू किया और कहाँ तक आया, जब यहाँ तक आया होगा सीधे यहाँ तक गया तो कितने सेकंड लिए उसने, 6 सेकंड। अब पूछना कि जब वो यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ से वो बिंदु बी तक पहुँचने पे कितना टाइम लेगा, यहाँ से बताओ कि ये इधर कितना टाइम लेगा, ये हमें निकालना है। आगे होगा आपको समझ में कि क्या करना है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 15वां। बस अब आप ज़रा सा इसे देखो कैसे हल करोगे। देखो सारे काम बन गए, अब हमें बस यही निकालना कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेगा, ये निकालना है। अच्छा ये बात समझो कि ये कितने समय में, कुछ समय अगर चला तो कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी। अब वो दूरी तो हमें पता नहीं, तो हम कितनी मान लेंगे, अभी चेक करेंगे। इस दूरी का नाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी ये जानोगे। यहाँ से यहाँ तक भी कोई दूरी होगी, उसे भी हम जानेंगे। ये लो, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये आप समझो कि थोड़ा सा हमें यहाँ मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे हम लोग, कि माना, हम मानेंगे। ये देखो यहाँ से आई 6 सेकंड में पहुँची है, ये ए से डी तक की दूरी कितनी कार, ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितने समय लिया, 6 सेकंड। लेकिन उसने ये तो नहीं बताया कि 100 की स्पीड पे आ रही है, कि 500 की स्पीड में, कि 1000 की स्पीड में, कि 30 की स्पीड में। मतलब ये कि हमें कार की चाल बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर आपको कार की चाल नहीं पता है तो आपको मानना होगा। हम क्या मानेंगे, माना कार की चाल, कार की चाल कितनी है, x मीटर पर सेकंड। वो x मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, ये आपको समझ लेना है। हमने मान लिया कि कार कितनी स्पीड से आ रही है, x मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तब वो 6 सेकंड में ए से डी तक पहुंच जाती है। अब हमें एक बात और समझना है कि लिखेंगे ए से डी तक पहुंचने में लगा समय 6 सेकंड। क्या लिखेंगे, कार द्वारा ए से डी तक पहुंचने में, डी तक जाने में लगा समय वो कितना है हमारे पास, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, कि कार द्वारा ए से डी तक जाने में कितना समय लगता है, 6 सेकंड। आगे की बात आप ये समझो कि अगर हमें चाल पता हो गई और समय पता हो गया तो क्या हम दूरी निकाल सकते हैं। तो फिर लगाओगे, तब ए से
डी तक की दूरी यहाँ से क्या लिखोगे, दूरी ए डी कहते हैं, अभी हम क्या कहेंगे, दूरी। तो दूरी का फार्मूला क्या लगाओगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये आपको फार्मूला यूज़ करना है। चाल कितनी है आपने मान रखी है, x है तो x कर दिया। समय कितना है तो समय कितना लगा यहाँ पर 6, तो 6 लिख दो। यहाँ से कितना आएगा, 6 का गुणा कर दो तो 6x टोटल आ गया। इसका मतलब जो a से d तक की दूरी वो कितनी हो गई, 6x। तो ये हमें यहाँ से निकाल लेना है। इस वजह से कह रहे थे कि इसमें जरा सी मानना होगा, इस वजह से x सीधे नहीं मान सकते थे क्योंकि टाइम दिया था हमें। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब आपको पता चली होगी कितनी हो गई, 6x मीटर। कहाँ से कहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, 6x मीटर दूरी तय करती है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो देखो ना तो टाइम दिया ना तो दूरी पता है, तो यहाँ से यहाँ तक वाली की दूरी को मान लो, ये सीधे दूरी हम मानते हैं, ये दूरी मिल गई हमें। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y मानेंगे हम, कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, y मीटर। समझ गए बात। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो अब त्रिभुज ले लेना, क्योंकि देखो ऊंचाई दूरी पढ़ रहे हो तो ऊंचाई और दूरी, तो इसी को कहते हो हाइट एंड डिस्टेंस, या कहते हो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये है क्या, एक प्रकार के ऊंचाई और दूरी। देख रहे हो कि आप ऊंचाई और दूरी इन्हीं में संबंध पढ़ते आ रहे हो। तो देखो यहाँ पर समय की में क्या जरूरत, पढ़ तो रहे हैं ऊंचाई दूरी, तो ये दूरी में पता कर रही थी, इस वजह से हमने ये दूरी का फार्मूला लगाया, दूरी निकल आई, ये हमने दूरी मान लिया है। अब आगे हल करते हैं। देखो त्रिभुज लेते हैं हम कौन सा, ABC, और इस मीनार की ऊंचाई आप मान लो कि सीधे कितनी है, h, मीनार की ऊंचाई h है। तो इसे हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। हमें निकालना क्या है, यहाँ से D से B तक पहुँचने में, या B से B और D के बीच जाने में कितना समय लगा उसे, ये निकालना है। अब देखो आप हम क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब और आधार, तो tan थीटा लगाओगे। थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ से tan थीटा की जगह में कौन सा ले रहे हो, ABC, ये बड़ा वाला कोण कितना है, 30 अंश। तो लंब की वैल्यू कितनी होगी, h, आधार कितना होगा आप समझना, ABC ले रहे हो तो A से B तक पहुंचना, तो दूरी टोटल लो, कुल दूरी कितनी होगी, 6x, ये हो गई, y इतनी, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक अगर कुल दूरी देखें तो कितनी होगी, 6x प्लस y इतनी होगी। ये आधार की जगह में आएगी 6x प्लस y। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, यहाँ से कितना आएगा, h बटे में 6x प्लस का y, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर, तो 6x प्लस y का 1 में करोगे तो 6x प्लस y ही हो जाएगा, √3 का h में करोगे तो √3h हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन गया हमारे पास। अब इसी तरह हम लेंगे त्रिभुज BCD में, क्या लोगे आप, त्रिभुज BCD में, यहाँ से देखो जैसे BCD में लोगे तो फिर tan थीटा का फार्मूला लगाओगे और क्या लिखोगे, लंब बटे आधार। थीटा इस बार कितना है, 60 अंश, लंब की वैल्यू इस बार h ही रहेगी, और आधार की वैल्यू कितनी, देखो कहाँ तक है, BD तक, तो यहीं तक रुक गया, तो यहाँ तक की दूरी तो पता है y है, तो y कर दो। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, और इधर कितना आएगा, h बटे में बटे में y। अब यहाँ से इसका मान y ये इधर भेज दो, तो इधर भेजेंगे हम, तो ये कितना आएगा, √3y बराबर h। समीकरण नंबर 2। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद आपको समझना है कि देखो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अच्छा में ये h की ज़रूरत है क्या, उसने पूछा है क्या कि ऊंचाई बताओ, उसने नहीं पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम गौर से देखें तो h को हटा देना चाहिए, हमें h को हटाना चाहिए। तो हम इस h की जगह पे h बराबर कितना है, √3y, तो ये √3y h की जगह पे यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे। आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिख देते हैं हम कि समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जैसे ही आप ये काम करोगे तो देखो यहाँ कितना आएगा, 6x प्लस y बराबर √3, h की जगह में कितना रखना है, √3y, तो √3y। अब यहाँ से देखो ये 6x प्लस y बराबर √3 का √3 में गुणा करो तो 3y आ गया है, तो y हो जाएगा। इस y को भी इधर भेज दो, तो 6x इधर बचा, और इधर कितना आएगा, 3y में से 1y घटा देंगे ये। तो देखो ये है 6x और 3y में से 1y गए तो 2y बचेंगे। अब y हमें इस 2 से इधर काट सकते हो, देखो ये भाग कर देंगे तो y बराबर कितना आएगा, 6x तो है ही अपनी जगह पे, ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 2 से काटो, 2 3 6, तो y बराबर कितना आया, 3x। समीकरण नंबर इसे 3 डालो। आपको एक बात समझ में आए कि यहाँ से D से B तक की दूरी जो तय करेगा वो 3x के बराबर होगा। ये क्या है, दूरी, D से B तक जब जाएगी कार वो कितनी दूरी तय करेगा, 3x की दूरी तय करेगी, क्योंकि ये y क्या है, दूरी हमारी। तो हमें ये पता चल गया कि दूरी इतनी है। अब आप क्या लिखोगे, अतः D से B तक की
दूरी बराबर दूरी y बराबर कितना हो गया 3x, ठीक है। और क्या लिखोगे, कार की चाल बराबर कितनी मानी थी x, तो ये लिख देंगे x। अब क्या लिखोगे, अतः d से b तक जाने में लगा समय कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से फार्मूला बना लो। समय निकालना तो चाल को बटे में भेजना होगा, गुणे में इधर बटे में आएगा, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी और बटे में चाल। तो समय क्या होगा, दूरी और बटे में चाल, ये होगा हमारे पास समय। समय अब कैसे निकालोगे, देखो दूरी टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की 3x है, तो ये 3x लिख दो। समय चाल कितनी है x है, तो x कर दो। अब इस x से ये x कैंसिल कर दो, तो समय आपके पास जो निकलेगा वो कितना बचा, यही 3 ही तो सिर्फ बचा, तो 3 लिखोगे। और किस में दिया था, सेकंड में, तो आप भी निकाल दोगे सेकंड में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ये समय हमारे पास कितना निकल आया, 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का है। अगर आपको एक बार में नहीं आ रहा है तो आप इसे 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक ना आए तब तक देखो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ऑर्मल कोड भी इसे मिला है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी चला है। तो आई होप कि ये आपको आया होगा और आप मेहनत करोगे तो आएगा भी। इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि इसका लास्ट है। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखो, तो उसमें कह रहे हैं मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आप इसे एक और बार सही से पढ़ो, फिर समझना, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं मीनार के आधार से, तो सबसे पहले हम क्या करें, एक मीनार बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मीनार बना रहे हैं। ये मेरे पास एक बन गई मीनार, ये बना दिया हमने एक मीनार। ठीक है, ये हमने बना दिया एक मीनार। यहाँ से क्या बना दिया, एक मीनार बन गई हमारे पास। ठीक है, ये मीनार है। और इस मीनार से कह रहे हैं कि मीनार के आधार से, आधार का मतलब ये ज़मीन होता है, ये ज़मीन कह रहे हैं, और एक सरल रेखा। अब सरल रेखा तो मान लो एक सीधी ऐसी सरल रेखा हो गई, ये लो हमने बना दी एक सरल रेखा, ये बना दी एक सरल रेखा। मीनार के आधार और सरल रेखा दोनों हमने बना दी। अब यहाँ से आप पढ़ोगे सही से, तो फिर क्या कह रहे हैं कि सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु। देखो इस मीनार के आधार से हम देखें यहाँ से, तो एक बिंदु यहाँ पर कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर मान लो कि एक बिंदु है जो 4 मीटर की दूरी पर है। एक इसी आधार से एक दूसरा बिंदु है, वो कितनी दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर। तो 2 बिंदु हो गए। अब ये कह रहे हैं कि 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः पूरक कोण। उन्नयन कोण नीचे से बनाए जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के कोण बनाओ। तुरंत एक ये बन गया हमारे पास और एक ये बन गया। ये 2 कोण क्या है, पूरक कोण है। बस एक बात आपको ये नहीं समझ में आ रही होगी कि पूरक कोण क्या है। ठीक है, तो पूरक कोण के बारे में जानना है तो आप जरा से एक बात मेरी समझ लो कि पूरक कोण क्या होते हैं। देखो पूरक कोण का मतलब ये होता है कि ऐसे कोण जिन 2 कोणों का योगफल अगर 90 अंश आ जाता है तो वो दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक कोण आपको 30 अंश दे दिए जाए तो कहते हैं इसका पूरक कोण, तो 90 में से 30 घटा दो, कितने बचेंगे, 60। मतलब ये हुआ कि 60 और 30 मिलकर 90 ही तो होते हैं, तो 90 में सीधे ये घटा दो तो जितना बचे वही पूरक कोण। आपको कोई भी एक कोण पता चल जाए, उसका पूरक कोण निकालना है तो आप क्या करो, 90 में से घटा दो। 30 का पूरक कोण 60, 50 का पूरक कोण 40, क्योंकि 90 में 50 घटाओगे तो 40 बचेंगे। इस तरह से हम क्या मानेंगे कि मान लो कि ये वाला कोण थीटा है, कितना, ये कोण थीटा है, तो दूसरा ये कोण कितना होगा, जैसे ये 30 होता तो 90 में से 30 घटाते, वैसे ये थीटा है तो 90 में से थीटा घटा दो, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, पूरक कोण। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे 2 कोण जिनका योगफल करें तो 90 हो जाए। जैसे कि 30 है, इसका 60 होगा, 60 30 90। अब आपको पता कैसे करना है कि 30 का 60 ही होगा, तो 90 में से 60 को घटाए, 30 को घटा दो, जो जिसका पूछे 90 में से उसे घटा दो। जैसे 30 का पूरक कोण तो 90 माइनस 30, तो 90 में से 30 घटाओगे तो 7 बचेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम थीटा पूछ रहा है कि थीटा का पूरक कोण, तो 90 में से हमने थीटा घटा दिया। इनको जोड़ कर देख लो तो ये प्लस थीटा ये माइनस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा तो 90, तो दोनों का योगफल कितना आ रहा है, 90। इस तरह ये क्या है, पूरक कोण। अब इनका नाम दे दो, मान लो कि ये बिंदु का नाम था P, इस बिंदु का नाम था Q, या R नाम दे दो। यहाँ पर ये थीटा है तो जो पता चले आप समझ रहे हो कि ये भी थीटा ही है, ये R। ये बिंदु मान लो कि Q था और ये बिंदु जो S है, शिखर,
ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे कि अब हमसे ये पूछ रहा था कि सिद्ध करो कि ये ऊंचाई आपस में, ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई आपके पास 6 मीटर होगी, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। और इनके बीच की दूरी क्या थी, इस बिंदु Q से P तक की दूरी कितनी थी, 4। कितनी दे रखी है, 4। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी थी, 4 मीटर। और इसी बिंदु से इस बिंदु की दूरी थी वो कितनी थी हमारे लिए, 9 मीटर। कितनी दूरी थी, 9 मीटर। तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल दो, 9 मीटर। अब आपको सारी चीज़ें पता है, बस आपको हल करना बाकी है। तो देखो हम दो त्रिभुज इस बार लेंगे, एक त्रिभुज कौन सा, PQS, और दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, QRS। दो त्रिभुज बन गए, इन्हीं दोनों से हमें निकालना है। त्रिभुज लेते हैं हम पहले PQS वाला। क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQS में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 16वां है और लास्ट भी है, इसी को हम लास्ट कहेंगे, ये खत्म होगा यहाँ से। तो PQS ले लिए, तो इसमें ऊंचाई इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसे h मान लेते हैं, क्योंकि यही h हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो h का मान लास्ट में निकलेगा वो कितना आएगा, 6 मीटर। तो देखो यहाँ से क्या लगाओगे, tan थीटा का फार्मूला, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा किसमें हो, त्रिभुज PQS में, PQS में कितना है, 90 माइनस थीटा। तो ये क्या लिखोगे, 90 माइनस थीटा बराबर लंब की वैल्यू कितनी है, h है हमारे लिए, आधार की वैल्यू कितनी है, तो ये यहाँ से P से Q तक की दूरी 4 है, तो ये 4 लिख दो। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। आपको पता होगा कि ये हमने जब त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा रहे थे वहाँ पर इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अगर वो वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देखो, ताकि ये भी बहुत ज़रूरत के काम है, तो ये काम आते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, cot थीटा, और ये आएगा h बटे में 4। यहाँ से cot थीटा बन गया, तो ये समीकरण नंबर 1 बना लो, यहीं पर छोड़ दो। अब आगे देखो कि त्रिभुज दूसरा ले लो आप, कौन सा, ये RQS। क्या लोगे, त्रिभुज RQS में, त्रिभुज RQS में यहाँ पर फिर से tan थीटा फार्मूला लगाओ। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा इस बार कितना है हमारे पास, थीटा ही है, तो थीटा जगह में थीटा लिखा रहे हैं। तो लंब की वैल्यू कितनी है, h, आधार की वैल्यू कितनी है, r से QS तक गए, r से Q, तो r से Q की वैल्यू कितनी है, 9, तो सीधे 9 रखो। और ये समीकरण नंबर, इसे देखो पहले ये cot है और ये tan है, तो इसे मान लो समीकरण 1 है। क्या आप जानते हो कि tan थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cot थीटा को, कि cot थीटा बराबर लिखा जाता है 1/tan थीटा। ये तो बेसिक में पढ़ा है हमने त्रिकोणमिति के परिचय में, वही फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो tan थीटा और cot थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो ये कितना आएगा, h/4 अपनी जगह पे। अब आप क्या करो, इसके हर को ऊपर कर दो, तो इसको भी हर को ऊपर करो, जो काम इधर करना है वही काम इधर करो, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है आंसर में। तो यहाँ ये समीकरण 1 ही चल रहा है, अभी ना बनाओ। यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम tan थीटा को उल्टे, तो ये भी उलटना होगा हमें, तो ये tan को ऊपर कर दो, तो ये tan थीटा हो गया। अब बटे में 1 आएगा, बटे में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, इसको भी हर को ऊपर कर दो, अंश को नीचे, तो 4, और बटे में h है तो h कर दो। समीकरण नंबर ये 1 है, ठीक है, यहाँ से छोड़ो यहाँ तक आ जाओ। ये समीकरण 2 है और ये है समीकरण 1। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को गौर से देखो तो LHS बराबर है। जब किन्हीं दो समीकरणों में हमें पता है कि LHS बराबर होते हैं तो हर हाल में उसके RHS हम बराबर कर देते हैं। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जैसे ही हल करोगे तो ये 4/h आएगा किसके बराबर, h बटे 9 के। इधर का RHS इधर के RHS के बराबर कर दिया। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 9 चौके 36, h का h में करोगे तो h स्क्वायर आएगा, और 9 चौके 36, एक तरफ 36, यहाँ से h करोगे तो रूट में 36 आ जाएगा, और 36 को बाहर लाओगे तो कितना बचेगा, 6। क्योंकि आप देख रहे हो कि ऊंचाई, दूरी या ऊंचाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह हमने ये निकाल लिया कि h का मान कितना आएगा, 6, रूट में 36, तो उसका मान कितना होगा, 6। अब आप कहोगे कि अतः सिद्ध होता है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये पूरा चैप्टर आपको समझ में है या कोई भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों और आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के बीच जितना से ज़्यादा हो जाए पहुंचाओ, ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।